है, यदि हॉस्पिटल में काम करना है तो फिर वहीं रहो। केसेस नहीं थे लेकिन दहशत बहुत थे जी। अब पहले हम लोग क्या था कि जो रस्सी था उसको भी सांप समझ रहे थे और उस समय कोई केसेस नहीं थे। अभी क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो लहर आया उसमें हम लोग देखा कि जो केसेस बहुत थे लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा लापरवाह थे अपने आप में, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें आई है। और जो हम लोग जो सामना किए, जो सेकंड लहर था, बहुत कुछ हम लोग पहले जो लहर था उससे बहुत सारे चीज सीखे, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग ठीक हुए। हमारे ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं उसका अचानक से वृद्धि हो गया, हमको लगा 10 टाइम्स का इंक्रीज हो गया। पेशेंट जो हमारे जो हॉस्पिटल है 38 बेड के लिए हमारे हॉस्पिटल को डटकर सामना भी किया। और खास तौर पर अगर डॉक्टर की टीम की बात की जाए तो सर अगर बात कर ले, आपने देखा कि कोरोना को तो मात लोग दे ही रहे हैं, उसके बाद पोस्ट कोविड की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि कई ऐसे हमारे व्यूअर भी हैं वो जानना चाहते होंगे कि पोस्ट कोविड का जो इफेक्ट है, खासतौर पर अगर ब्लैक फंगस के रूप में जो उभरकर सामने आया, वो वाकई चिंता की बात है। अगर बात कर लें सर, आपके अस्पताल की बात कर लें, आप वहां के डायरेक्टर भी हैं। अगर पटना की बात कर लें तो अस्पताल की बात की जाए, ऐसे 3 निजी अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर ने यह अनुमति दी है, तो उसमें विनायक अस्पताल भी है। तो सर क्या ये समझा जाए कि किस तरह से जांच चल रही है और क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पोस्ट कोविड अगर बात कर ली जाए तो उस पर कैसे ध्यान रखना है और कैसे लोगों को अवेयर रहना है। आपने सही कहा कि पालिका विनायक हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल में से है जिनको की सरकार से अनुमति मिली है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जी। तो हमारी और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ब्लैक फंगस को लेकर के हम लोगों ने जो ऑपरेशंस भी कराए हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हुए हैं हमारे यहाँ पे। और जो हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जो उसमें सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। एम्फोटेरिसिन बी का सप्लाई लगातार हो रहा है जी। खास करके हम जो देखते हैं कि जो ब्लैक फंगस, एक बार ये समझते हैं ब्लैक फंगस है क्या। ये ब्लैक फंगस है जो फफूंदी जैसा होता है, जो कि मॉइस्ट जहां भी रहेगा एनवायरमेंट वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। और जो इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में, इसको जो डायग्नोसिस है उसके बारे में, इसको जो मैनेजमेंट के बारे में और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के जी। जो ये ब्लैक फंगस है उसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और ये खास करके जो लोग लंबे समय से, ये खास करके कोरोना के पेशेंट में जो कि डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज रहा है या लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लिए हैं, या जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किडनी के लिए कोई दवाएं चल रही है, इस तरह के लोगों में ज्यादा पाया जा रहा है। और जो इसको साइन एंड सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में है कि हेडेक होंगे खास करके, उसके बाद जो यहाँ पर ब्लैकनिंग शुरू हो जाएगा नेजल टिप पे, इसके अलावा फीवर हो सकते हैं, कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए हम लोग उनको MRI कराते हैं जिसमें कि बहुत अच्छे तरह से पता चलता है और बहुत रैपिडली ग्रो करता है, इसलिए हमें तुरंत इलाज शुरू करना होता है इसको। मृणाल जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो डायग्नोसिस होता है उसके इलाज करना शुरुआत की जाती है। सर जैसे कि अगर बात कर ली जाए पालिका विनायक अस्पताल में अभी कितनी संख्या है ब्लैक फंगस की, क्योंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा गया। और सर जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कितना वक्त लग जाता है इसके ट्रीटमेंट में? ये अभी जो हमारे पास में 6 मरीज हैं म्यूकरमाइकोसिस के ब्लैक फंगस के जी। हम लोगों ने 3 सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं इसमें। और जो इसका जो एम्फोटेरिसिन की जो दवा है बहुत लंबे समय तक चलती है और काफी महंगी दवा है। ये गवर्नमेंट से जो पेशेंट्स को फ्री में मिल रहे थे, अभी कुछ पैसा लगता है पेशेंट्स के, जो हम लोगों को सप्लाई होता है सिविल सर्जन के यहाँ से जी। करीब 3 सप्ताह तक हम लोग ये चलाते हैं। एम्फोटेरिसिन भी चलाएंगे रेगुलरली पेशेंट्स को, उसके बाद फिर हम लोग ओरल भी कर देते हैं उनको। सर जैसा कि आपने पहले ही कहा, चुनौतियां बहुत सारी थी, क्योंकि दूसरी लहर जब आई किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से ऐसी स्थिति हो जाएगी। देश ने बहुत कुछ खोया और खास तौर पर आपने देखा कि डॉक्टर की हम बात कर ले, जो कि लगातार सेवा भाव में लगे रहे, डॉक्टर टीम में भी बहुत नुकसान हुआ। सर कई डॉक्टरों ने इलाज कराते कराते, लोगों का इलाज करते करते, सेवा करते करते अपनी जान गंवाई। क्या कहेंगे आप कि एक तरफ डॉक्टर ने वाकई इस देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, कोरोना काल में डॉक्टर ने अपनी जान पर रिस्क लेकर लोगों की सेवा की। एक दिन में करीब 50 डॉक्टर सफर किए जिनकी डेथ हो गई थी और उसमें से 27 डॉक्टर बिहार से थे, जो बहुत चिंताजनक विषय था। और हम लोग भी उसके कारण बहुत दहशत में थे। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज को लेकर, इस आंकड़े को लेकर के, खास करके जिस दिन ये 50 डेथ हुआ था डॉक्टर्स का, उसको लेकर के कई लोगों के मन में इस चीज की आशंकाएं थी।
तो हम लोगों ने इस चीज को क्लियर भी किया, चूंकि आखिर हम लोग वॉरियर हैं, यदि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो फेस करना है, इस चीज को फेस करना है। जी जी, डॉक्टर ने अपनी लापरवाह करते हुए दूसरों की चिंता की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच विवाद जो छिड़ गया मृणाल जी, आपने देखा कि कई बार ये बात सामने आई कि एलोपैथ से जो दवाइयां दी गई उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके कि जो एलोपैथ और चाहे जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी जो चिकित्सा पद्धति है वो बिल्कुल ही पूर्ण है। हम लोग एक दूसरे को पूरक हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एलोपैथ खराब है या आयुर्वेद खराब है, ये तर्कसंगत नहीं होगा। क्योंकि कई बार होते हैं हमारे जो कई डिजीज हैं उसमें जो एलोपैथ का ज्यादा योगदान होता है। और आप देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो जो हमारे जो एलोपैथिक जो चिकित्सा है, क्योंकि मैं खुद ही एलोपैथिक डॉक्टर हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी आधुनिक मेडिसिन की यदि कहा जाए, बात की जाए, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। वैक्सीन देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है, हर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कैसे वैक्सीन महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि देखिए एकमात्र अगर कोरोना को मात देना है तो वैक्सीन ही उपाय है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस अभियान को। मुझे नहीं लगता है, जो लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, ये जो खास करके जो कहा जा रहा है एलोपैथ में नहीं है, वैक्सीन लेने से हम डेथ हो जाएंगे, ये तरह का बिल्कुल ही ये भ्रम है जिसको कि सरकार को भी दूर करना चाहिए। हम अपने खास करके युवा वर्ग को कहेंगे जो अभी आगे हैं और जो इसमें सपोर्ट करे, वो बिल्कुल इस भ्रम को सपोर्ट करें वैक्सीनेशन के लेकर के। हमारे पास एक और एकमात्र ये है वैक्सीनेशन है। जी मृणाल जी, बहुत अहम बात रखी आपने कि देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है समाज के लोगों को भी आगे आना होगा कि ये जो लोगों के मन में भ्रम है इससे दूर किया जाए, और वैक्सीन जब तक नहीं लिया जाएगा और इस प्रोग्राम को, इस अभियान को और बढ़ाया जाए। इसमें जो कोरोना को लेकर के सारे लोग इसमें वॉरियर हैं, हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, ये अलग बात है कि, लेकिन जो जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है कि इससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए हम चाहेंगे, आह्वान करते हैं, खास कर युवा वर्ग को कहेंगे कि वो निश्चित रूप से इसमें आगे आए। और जो वैक्सीनेशन हम खास करके जब हम सोशल वर्क भी करते हैं तो हमारे जो उत्तर बिहार के जो खास करके जो युवा हमारे टच में रहते हैं, वो लोग दिन रात लगे हुए हैं अपने पीएससी में जाकर के, अपने गांव में जाकर के, अपने स्कूल पे जाकर के वो लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार भी इसमें पहल करे, जो हमारे युवा वर्ग है उसको आह्वान करे, उसको आगे लेकर के आए और लोग निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। मैं बात करना चाहूंगा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो भाग ले रहे हैं इसमें, मैं चाहूंगा कि वो लोग भी इसको पहल को आगे बढ़ाएं इसमें। बिल्कुल मृणाल जी, बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी वैक्सीन को लेकर लोगों को अवेयर करते आए। मृणाल जी, अगर बात कर ली जाए कि आप इसके पहले भी, कोरोना काल से पहले भी ऐसी समाज सेवा करते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे, अब जो स्थिति दुनिया ने देखी और साथ ही आप समझ सकते हैं कि भारत देश ने भी देखी, इस वक्त में कई लोगों को जागरूक होना होगा, और आप कोरोना काल में भी लोगों की मदद करते रहे। आगे की स्थितियों को अगर देखी जाए तो सर क्या आपकी प्लान है, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं? जैसा कि एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि कई युवाओं को आगे आना चाहिए, उन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो सर क्या कुछ ऐसा रोड मैप है वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर, आप लोगों के लिए मदद करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? है क्या कि जो 31 मार्च 2020 को हम लोगों ने नालंदा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया था, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे पारा मेडिकल स्टाफ को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, जिसमें कि मुझे भी बुलाया गया था। ये 31 मार्च को, जबकि बिहार में शायद पहला केस उसमें डिटेक्ट हुए थे, एनएमसीएच में, नालंदा मेडिकल कॉलेज में थे। और हम लोगों ने जो वहां पर जो सैकड़ों डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ को हमने कहा था कि ये जो लड़ाई जो हम लोग लड़ने वाले हैं, जो शुरू हो गई, जिसमें सारे लोग इसमें वॉरियर्स हैं, हर एक आदमी इसमें योद्धा है। और चाहे जो हम लोग हेल्थ वर्कर हैं, हम डॉक्टर्स हैं, पारा मेडिकल स्टाफ हैं, हम लोगों की भूमिका 4 गुना बढ़ जाती है। मुझे अपनी भी सुरक्षा करना है, मरीज की भी सुरक्षा करना है, उनके अभिभावक की भी सुरक्षा करना है और समाज की भी सुरक्षा करना है जी। उस समय हमने उन लोगों से, सारे लोगों से आह्वान किया था कि जो भी हमारे जो पीएम और सीएम केयर फंड थे उसमें डोनेशन के लिए हमने भी किया, हमारे अपने 100 परिवार किया, और कई जो हमारे फ्रेंड सर्किल थे
जो हमारे जो जान पहचान के लिए सबको बताया कि इस जो संकट की घड़ी है इसमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि संकट की घड़ी में एकजुट होना होगा, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे। और कई आप जैसे लोग हैं जो समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि कोरोना की अभी दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, आपने देखा पोस्ट कोविड इफेक्ट भी। अब आशंका ये भी जताई जा रही है तीसरी लहर भी आ सकती है। सर, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए, क्या कुछ अवेयर होना चाहिए? जी, है क्या कि जो दूसरी पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर जो आई है इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इससे। जी। बहुत कुछ सीखा है इससे, बहुत कुछ सीखने, उसमें जो हमारी जो खामियां हैं उसको अभी दूर करना है हमें। और ये जो लड़ाई है जो उसको हम लोग मिल के लड़ेंगे तो शायद ये तीसरी लहर हम लोग नहीं आने दें। हमारा ये प्रयास है कि जो तीसरी लहर की जो लोग बात करते हैं वो तीसरी लहर ना आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि तीसरी लहर आती भी है तो हम लोग उसके लिए फिर बिल्कुल तैयार हैं। हम अभी से जो हमारे कलीग हैं, हमारे जो डॉक्टर्स के जो टीम है उस लेवल पे मैं काम कर रहा हूं, हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उनके साथ में काम कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट के यदि कोई जरूरत पड़ता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार रहते हैं, ऑलवेज तैयार रहते हैं उस काम के लिए भी। और खास करके जो सामाजिक जो समस्या, मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं भी पहले मानव हूं, इसीलिए मैं सामाजिक कार्यों में या फिर जो सामाजिक जो कोई भी किसी भी तरह का योगदान रहता है उसके लिए ऑलवेज तैयार रहता हूं। उत्तर बिहार के हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स यूनियन है कई, इसके अलावा कई संस्था है जो इसमें दिन रात एकजुटी हुई है। हमारे पटना में भी हमारे जो सहयोगी हैं वो कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो दवा को लेकर के हो, चाहे वो खाने के लिए लेकर के हो, उस तरह से सब लोग दिन रात जुटे हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है चाहता हूँ खास करके जो युवा वर्ग है उसमें दूसरी लहर से हमने सीखा है तो तीसरी लहर अगर आशंका जो जताई जा रही है अगर आती भी है, अगर मिलकर इसका सामना करें, और जैसा कि इस पर अभी से ही आपने बताया कि लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। और सर, जैसा कि आप समाज में ये भूमिका निभा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर भीजा मृणाल, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में कैसे परिस्थितियां आई, उससे उन्होंने कैसे सामना किया और आगे भी परिस्थितियों से कैसे हमें डटकर सामना करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, वैक्सीन तो लेना ही है। और इसी के साथ बिहार ई विमर्श कोरोना से आगे में फिलहाल इतना ही।